अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, टिकट बंटवारे के विवादों के बीच समाजवादी पार्टी के दो और टिकट बदल रहे हैं, मेरठ और नोएडा। समाजवादी पार्टी में इसके पहले कल मुरादाबाद और रामपुर का रण लोग देख चुके हैं, अब दो और टिकट बदल रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपने 4 टिकट घोषित किए हैं, लेकिन अभी भी अमेठी और रायबरेली पर लेकर गहरा असमंजस छाया हुआ है। अब जब दूसरे फेज का नामांकन शुरू हो गया है तो यह क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का किला है। 8 सीटों में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास रही और इस क्षेत्र का चुनाव बेहद अहम है। 8 पहले चरण की, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे कमजोर किला था, और दूसरा चरण सबसे मजबूत किला। मुकाबला इन्हीं जगहों पर होना है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, टिकट बंटवारे के विवाद के बीच समाजवादी पार्टी में उठापटक जारी है। 2 और टिकट बदलने जा रहे हैं। नोएडा से महेंद्र नागर को फिर से चुनाव लड़ाएगी समाजवादी पार्टी। उनका टिकट काटा गया था, अब उन्हें वापस टिकट मिल गया है। मेरठ में जिनको टिकट दिया था उनको लेकर बहुत कांड हुए, आखिरकार पार्टी उनका टिकट बदलने जा रही है, लेकिन कौन लड़ेगा अभी तस्वीर साफ नहीं है। अब जिस क्षेत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसको द्वितीय चरण कहते हैं, जो बागपत से शुरू होता है और अमरोहा तक निकलता है, बीच में इसमें आपको मेरठ भी मिलेगा, नोएडा भी मिलेगा, बुलंदशहर भी मिलेगा और मथुरा भी मिलेगा, अलीगढ़ भी मिलेगा। बहन भाइयों, ये दूसरा चरण भारतीय जनता पार्टी का बहुत ताकतवर इलाका है। होल्ड है उनका एकदम। इस होल्ड में अब उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल भी आ गई, तो उनकी ताकत में बेशुमार इजाफा हुआ है। इस इलाके में राष्ट्रीय लोकदल की भी खासी पैठ रही है। उसका अपना एक चिन्हित वोट शेयर है, उसको वोट देने वालों की एक खासी तादाद है। और इस इलाके में जो पहला चरण और दूसरे में विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शुरुआत में उन्हें बहुत बढ़त थी। अब जब बीएसपी साथ नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल अलग हो चुकी है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी को दूसरे चरण में कितनी ताकत मिली हुई है। बागपत की सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास है, बीजेपी उसे सपोर्ट कर रही है। बाकी सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है उस गठबंधन से। बहन भाइयों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी टिकटों को लेकर मसले फंसे हुए हैं। विशेष तौर पर कांग्रेस के जो 2 सबसे हाई प्रोफाइल पावर सेंटर, राजनीति के केंद्र बिंदु, एपिक सेंटर, जिनको लेकर चर्चा है और उनके टिकट अब तक घोषित नहीं है, वो है अमेठी और रायबरेली। यहां से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप चुनाव लड़ती है, लेकिन 4 लिस्ट के बाद भी कांग्रेस अमेठी रायबरेली से प्रत्याशी नहीं तय कर पा रही है। क्या राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे? अभी सिर्फ सवाल है। रायबरेली से क्या प्रियंका गांधी लड़ेंगी? अभी सवाल है। या फिर प्रियंका अमेठी लड़ेंगी, राहुल रायबरेली जाएंगे, या फिर गांधी फैमिली नहीं लड़ेगी। अब तक कांग्रेसियों को कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और अब दूसरे चरण का नॉमिनेशन आज से प्रारंभ हो गया है, अब 1 हफ्ते चलेगा। तो 8 पहले चरण की, 8 दूसरे चरण की। एक्चुअली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यही है 2 चरण, जिसको हम कहते हैं ना पश्चिम। बीजेपी ने एक और इसको डिवाइड कर रखा है ब्रज प्रांत में। ब्रज प्रांत की भी कुछ सीटों का हिस्सा है, लेकिन एक्चुअली पश्चिम उत्तर प्रदेश यही है। और राष्ट्रीय लोकदल को मिलने के बाद बीजेपी को तो इस इलाके में पंख लग गए हैं। गठबंधन में बीएसपी भी अलग, राष्ट्रीय लोकदल भी अलग। और बहन भाई, उसमें कोई मानने में गुरेज नहीं कि इस इलाके में पूरब जैसे हालात नहीं है। आर्थिक रूप से समृद्ध है, राजनीतिक रूप से जागृत है और सोशली बहुत अपग्रेडेड इलाका है। यहां के मुद्दे बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहां का मुद्दा बेरोजगारी है, यहां का मुद्दा कानून व्यवस्था है, और यहां का मुद्दा आर्थिक समृद्धि में बंटवारा है, और यहां के मुद्दे में जातिगत इश्यूज कोर हैं, हार्डकोर इश्यूज हैं जाति के। उनको एड्रेस किए बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि वो इस इलाके में जड़ें जमाएगी। जातिगत सच्चाई इस क्षेत्र की एक बड़ा वास्तविक स्वरूप है, जिसे हम कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। हर पार्टी उससे प्रभावित है। तो पहले चरण का विवाद, दूसरे चरण के नॉमिनेशन की शुरुआत,
टिकटों को लेकर असमंजस, और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ही सधी हुई चाल खेल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले चरण में 51 नाम घोषित करने के बाद बीजेपी को लग गया कि वो विपक्ष के ट्रैप में आ रही है। ज़्यादातर प्रत्याशी घोषित करने के बाद बीजेपी को ये लगा कि मामला ठीक नहीं है, विपक्ष बहुत सधी हुई चाल चल रहा है। लिहाजा बीजेपी ने तुरंत अपने पर कंट्रोल किया और टिकटों के वितरण पर रोक लगा रखी है। अगर रिलीज़ भी कर रहे हैं तो छोटे छोटे हिस्सों में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अब तक 12 से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने होल्ड कर रखी हैं, टिकट घोषित नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि पहले विपक्ष करे, विपक्ष कह रहा है कि पहले आप आओ। अभी इसी पर मामला गया है फंस। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी में जिस तरह से अंतविरोध है, आपस में टकराव है, द्वंद्व है, और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से चुनाव से पहले ही उन्होंने हार मान ली है। अचानक कल ये खबर आई, एक मोहतरमा और हैं जिनको टिकट दिया गया और मेरे टिकट को निरस्त किया गया। मुझे ये पता चला है कि क्योंकि रामपुर के अंदर आजम खान साहब के मुताबिक टिकट नहीं दिया गया, उसको कंपनसेट करने के लिए रुचि वीरा जो आजम खान साहब की करीबी हैं, उनको मुरादाबाद से उतारा गया। मुरादाबाद और रामपुर में जंग छिड़ी है, चच्चा और भतीजे में छिड़ी है कि नहीं छिड़ी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को किसी को टिकट, आज किसी को टिकट, कल किसी को टिकट, मतलब उनके पास न टिकट लेने वाले हैं, न लड़ने वाले हैं, न जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष को ईडी से और अपनों को उपेंद्र रावत जैसे लोगों को सीडी से निपटा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंकुर सक्सेना राष्ट्रीय लोकदल से। संजय बेचन जी जाने माने पत्रकार। ब्रजेश शुक्ला जी बहुत वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक मामलों के बड़े जानकार हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ अनिला सिंह हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। अनिला जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है कि दूसरे चरण का नॉमिनेशन आज से शुरू हो चुका है। आपकी पार्टी किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है और आरएलडी के साथ आपके रिलेशन कैसे चल रहे हैं? मेरी सबको राम राम। और मैं जो आपने आखिर में पूछा है उसी से शुरुआत कर देती हूँ। एनडीए के परिवार में आ चुके हैं आरएलडी, तो बिल्कुल बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं एनडीए में। हमारे एनडीए के परिवार में सबके आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बिल्कुल अच्छे हैं और साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। रिपोर्ट कार्ड हमारे साथ है। 2017 से लेकर अब तक जो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है, केंद्र सरकार ने जो पिछले 10 वर्ष में कार्य किया हुआ है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हर वर्टिकल पे हमने कामयाबी प्राप्त करी है। मैं कहूंगी कि डेमोक्रेसी में मेरिटोक्रेसी किस प्रकार से स्थापित की जाती है या पाई जाती है, अगर उसका सच्चा उदाहरण है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो हम तो खुली चुनौती देते हैं कि किसी भी विषय पर आकर हमसे पूछ लीजिए, हम उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, आंकड़ों के साथ बैठे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी या मैं कहूं एनडीए का परिवार जो है उत्तर प्रदेश में जो हमने कहा हुआ है उससे कहीं ज्यादा सीटें लेकर आए। जब आप इतनी ताकतवर हैं और जनता का इतना समर्थन है, आपने शानदार काम किया, तो फिर ये हैंडपंप वालों की क्या जरूरत थी आपको? एक बैठे बिठाए आपने बागपत की अपनी सिटिंग सीट, जो बेटे को हराए, पिताजी को हराए, उनको आपने गिफ्ट में सौंप दी। नहीं, देखिए, राजनीति इसलिए की जाती है कि आप सत्ता में आए, और मुझे लगता है कि हर वो कदम उठा लेना चाहिए कि जो आपको सत्ता जिसके माध्यम से आपको मिल सकती है। तो क्या जयंत चौधरी आपकी सत्ता की राह में रोड़ा थे? कौन? जयंत चौधरी क्या आपकी सत्ता की राह में रोड़ा थे? मैं रोड़ा नहीं बोलूंगी, पर यह मैं जरूर कहूंगी कि जयंत चौधरी जी के आने से जो एक वोट का बिखराव होता वो अब नहीं है, वो एक ताकत बनकर हमारे परिवार से जुड़े हैं। ऑलराइट, मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और मेरे साथ इस कार्यक्रम में अनूप संडा जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संडा जी, ये क्या रोज रोज आपके यहाँ खटपट हो रही है? कभी टिकट को लेकर झगड़ा, कभी टिकट का बदलाव, ये हो क्या रहा है? क्या कन्फ्यूजन है आपके यहाँ? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है।
हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क में रहता है और कार्यकर्ताओं से आने वाले छोटे से छोटे फीडबैक को महत्व दिया जाता है। यही वजह है कि लगातार हम अभी, जैसा कि हमारी भाजपा की मित्र ने कहा, कि सत्ता के लिए सब कुछ करना जायज़ है। आपको मुझे एक चीज़ बताइए, ये टिकट बांटने का आपके यहाँ प्रोसेस क्या है? मतलब ऐसे ही घोषित कर देते हैं, फिर उधर से ग्रुप आते हैं, आप पे दबाव डालते हैं और आप फिर ओवरनाइट चेंज कर देते हैं, यही हुआ? कि ऐसा है कि इस तरीके की समस्याएं राजनीतिक दलों में हमेशा होती रही हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि आज उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव के नाम की लहर चल रही है। यही वजह है कि हमारी पार्टी में टिकट लेने वाले, टिकट के लिए लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है और लोग आकर के संपर्क कर रहे हैं। और जैसा संपर्क करते हैं तो आप टिकट बदल देते हैं। मेरी बात पूरी हो जाने में, हमारी भाजपा के मित्र ने कहा कि सत्ता के लिए सब कुछ करना चाहिए, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक और तानाशाह सरकार को इस देश से हटाना चाहते हैं। इसलिए हमको जब भी लगेगा कि हमारे पास कोई बेहतर विकल्प मौजूद है, हम उस विकल्प को जरूर प्रयोग करेंगे और इसमें हम इस बात का गुरेज नहीं करेंगे कि दूसरे लोग हमारे लिए क्या कहते हैं। हमारा सीधा मानना है कि जो मजबूत से मजबूत प्रत्याशी हमको दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारी भाजपा की मित्र ने कहा कि साहब देश का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। अभी पिछले दिनों हैप्पीनेस इंडेक्स जो इंटरनेशनल लेवल पे जिसका सर्वे होता है वो आया, उसमें भारत 126वें नंबर पे है। आपको ये लगा पाकिस्तान के नीचे महेंद्र नागर अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आपने नोएडा में उनको टिकट दिया, फिर काट के कोई राहुल अवाना है उनको दिया, और अभी खबरें चल रही कि अब राहुल का काट दिया फिर महेंद्र का दे रहे हैं। अब मैं एक चीज क्यों इतना कंफ्यूज करते हैं? कोई अंदर की बात बहुत नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है हमारी कोई रणनीति ऐसी हो कि भारतीय जनता पार्टी जिस, तो मैं ये मान लूं कि अभी फिर नागर का कटेगा, फिर अवाना को मिलेगा। ऐसा नहीं, भानु प्रताप को मिला मेरठ से, फिर कटेगा, फिर तीसरे को मिलेगा। ऐसा नहीं है। समाजवादी वही होगा जो मुरादाबाद रामपुर में हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। समाजवादी पार्टी लगातार इस विषय पे काम कर रही है और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि प्रत्याशी मजबूत से मजबूत जनता के बीच में भेजे जाएं, जिनका क्षेत्र में काम हो और जनता के बीच में जिनकी लोकप्रियता हो, और जो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को शिकस्त देने का काम करें और इस देश की जनता को बेरोजगारी से, महंगाई से, अब इस इलाके में है क्या आपके पास? एक अमरोहा छोड़ के वो भी बीएसपी के पास थी, बाकी तो सब बीजेपी के साथ था। अब आरएलडी भी आ गई है, बागपत हो गया, अमरोहा हो गया, अलीगढ़ हो गया, गाजियाबाद हो गया, इधर का तो सब उन्हीं का है। आपका क्या है इधर? नहीं है। अब क्या है आपके पास? अब लोकतंत्र में हमारे पास सब कुछ है, जनता है, और जनता ये तय करेगी कि उनके पास जो सब कुछ था उस सब कुछ में से कितना बड़ा हिस्सा हमारे पास आने जा रहा है, और इसका फैसला जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो हो जाएगा। टिकट बदलेंगे? टिकट जहां आवश्यक होगा वहां बिल्कुल उस पर फैसला किया जाएगा, जो है संशोधन किया जा सकता है। तो जब आपका प्रत्याशी कॉन्फिडेंट नहीं कि रात में सोया है और सुबह उठे, नहीं, देखिए प्रत्याशी हम समाजवादी पार्टी ने, और ये खबर आए चैनलों पर, व्हाट्सएप पे कि टिकट कट गया भैया, बहुत से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले ही जारी किए और उनके बारे में लगातार हम समीक्षा करते हैं। शुक्रिया आपका। मैं इस कार्यक्रम में अंशु अवस्थी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंशु, आपका स्वागत है। पहले चरण के नॉमिनेशन खत्म हो गए, दूसरे चरण के नॉमिनेशन शुरू हो गए, आपकी लिस्टें भी आ गई, ना आपका कोई ग्राउंड पर प्रचार दिख रहा है, ना आपके नेताओं की कोई रैली दिख रही है, ना आपके नेता अभी फील्ड में निकल रहे हैं। आप ये भी नहीं तय कर पा रहे हैं कि अमेठी रायबरेली से गांधी फैमिली लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है इस बार का बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और जनता की मांग पर ये गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, क्योंकि जनता चाहती थी ये गठबंधन हो। अनिला जी कह रही थी कि हमारा कोई भी रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लीजिए। अभी इंडिया की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई है, आप देखिए कि जो बेरोज़गारी 2014 में 35% थी, अब वो बढ़कर 65% यानी डबल के ऊपर निकल रही है। तो सच्चाई ये है कि आज इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम धार्मिक ध्रुवीकरण करें, किस तरीके से दूसरों के घर में ताक झांक करें। भारतीय जनता पार्टी दूसरों की बात कर रही। अमेठी रायबरेली की बात आपने की, अमेठी रायबरेली का गांधी परिवार से रिश्ता है
और हम सबकी भावना है कि हमारे नेता वहां से चुनाव लड़े, राहुल गांधी जी लड़े, प्रियंका जी लड़े। वो उनकी पारिवारिक सीट है, देश की आजादी के बाद से लगातार वहां जब पर। आप अपने सेनापति की टिकट घोषित नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरों से क्या अपेक्षा करते हैं? अगर टिकट की बात करिए तो राहुल तो गांधी जी बताइए का मुझे, टिकट तो वायनाड से घोषित है। तो अमेठी नहीं लड़ेंगे? और देखिए सेनापति, क्लियर, हम लोग आपस में बात करें, आप मेरी तरफ बात करें, क्या अमेठी से नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। तो घोषित करिए कि अमेठी से राहुल नहीं लड़े। देखिए मैंने क्या कहा कि टिकट घोषित करना, जब भी आप अमेठी की बात करेंगे, रायबरेली की बात करेंगे, तो वो उनका एक बहुत पारिवारिक घर घर से उनका रिश्ता है। भैया मोदी जी बनारस से लड़ रहे हैं ना, टिकट घोषित है पहली लिस्ट में। मोदी जी अगर पहली लिस्ट में राहुल गांधी का भी नाम आता तो मैं मानता कि आप कॉन्फिडेंट हैं और अमेठी और उत्तर प्रदेश पूरा कॉन्फिडेंट, आपके भीतर कुछ जज्बा है, सोच है और अपनी सीट मानते हैं। ब्रजेश जी पूरा कॉन्फिडेंट है, अमेठी और रायबरेली के लोग भी तो अनाउंस करो भैया। और हमें उम्मीद है कि जो कार्यकर्ताओं की भावना है प्रदेश की, और उनके लड़ने से उत्तर प्रदेश में मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी और मजबूती मिलेगी। तो कैसे मजबूती? तो घोषित करना पड़ेगा ना। घोषित हो जाएगा अभी शीघ्र। अभी तो नॉमिनेशन भी शुरू नहीं हुआ अमेठी रायबरेली का। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा घोषित कर दिया? इलेक्शन निकल गया, ग्राउंड पर एक रैली ने। अच्छा एक मुझे बताओ, एक कोई रैली बता दो, एक कोई कार्यक्रम बता दो, किसी टॉप लीडर का पहले या दूसरे चरण में कोई दौरा बता दो। अभी आप देखिए ब्रजेश जी, 1-2 दिन के अंदर हमारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आ रही है। अभी आएंगे, फिर कार्यक्रम बनेगा, फिर जाएंगे। नहीं आप देखे ना, बीजेपी जागो, बीजेपी की जो लिस्ट है, जागे नहीं, एकदम जागे हुए हैं। सो रहे हो अभी? हम दूसरों को भी जगा चुके। कहाँ जाग रहे हो? ना हम तो जाग ही रहे थे। हमने जागो भैया, जागो। उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों, आम आदमी सबको भैया जगा ये दिया। पहली डिबेट है जहां इनको जगाया जा रहा है। उठो उठो, 10 बज गए हैं, हम तो सुबह हो गई है। हम तो आपके सुझाव का स्वागत करते, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश को जगा दिया है और उत्तर प्रदेश जगा हुआ आज इसी वजह से। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का नौजवान लगातार एक भी पॉलिटिकल कैंपेन ना आपने की जाए हो रही है, ना समाजवादी पार्टी की हो रही है। और साझा कैंपेन तो अभी दूर की बात है। पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म हो गया, दूसरे चरण का शुरू हो गया, अभी टिकट पे लड़ लो भैया। ब्रजेश जी देखिए, स्टार प्रचारकों की सूची नहीं आ रही है, प्रचार होगा कहां से? ब्रजेश जी स्टार प्रचारकों की इनसे पूछो तो इनको बुरा लगता है कि अरे ना हमें बुरा नहीं लग रहा। बीजेपी अरे तो लड़ रहे हैं वो। देखिए आप जाओ तो जनता के बीच। हम तो ये सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दूसरा नाम होगा, लेकिन उनका 5वें नंबर पे नाम है। वो उनका जाके देखो, डेली 3 सभाएं कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अभी तो शुरुआत कर रहे हो, डेली 3 सम्मेलन कर रहे हैं डेली। वो अंदर से जब आप किसी से लड़ने जाओ ना तो देखो कि उसका पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, डेली वो क्या काम कर रहा है। आप जिनसे लड़ने जा रहे हो देखो ना वो क्या कर रहे हैं। ब्रजेश जी गठबंधन, मैं अंकुर सक्सेना को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। अंकुर जी आपका बहुत स्वागत है। बागपत छोड़ के इस इलाके में आपके पास है क्या? वो भी बीजेपी ने आपको गिफ्ट के तौर पर दिया है। इस पार्टी के पूर्व चीफ भी हार चुके हैं, मौजूदा चीफ को भी भारतीय जनता पार्टी ने दिन में तारे दिखा दिए। अब तो इनकी दी गई गिफ्ट वाली सीट पर लड़ो। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब गठबंधन होता है तो ये चीज नहीं होती है कि आप कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। गठबंधन का मतलब होता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो आपका जो स्टेटमेंट है या आप जो ये बात कह रहे हैं, उपहार में मिली सीट है तो यही तो पूछूंगा और क्या कह दूं। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कहीं से पूछवा दो, एविडेंस दे दो। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए उपहार कह लीजिए, चाहे उसको संव्यवहार कह लीजिए, चाहे उसको व्यवहार का नाम ले लीजिए। जो गठबंधन होता है तो गठबंधन तो विचारधारा के आधार पे होता है, मुद्दों के आधार पे होता है। तो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन में भारी अंतर से 2014 में सतपाल सिंह ने चौधरी अजीत सिंह को हराया, फिर आपके नेता को हराया 19 में। और देखिए एहसान मानिए उनका, 24 में गिफ्ट कर दिया कि लो हमने तुम्हें 2 बार हराया, अब तुम्हें गिफ्ट दे रहे हैं। कितना मजा आता है ऐसा गिफ्ट देने में, वाह। नहीं देखिए ये तो आपकी वाक्पटुता है, आप उसको शब्दों के जाल में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि राजनीति जो होती है उस राजनीति में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा मेरे दोस्त ये बताओ, मैंने कौन सा जाल आपके ऊपर फेंका? मैं ये बात कही थी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कौन सा जाल फेंका भाई? एनडीए गठबंधन के लिए अपरिहार्य। सुन तो लो भाई, मैंने कौन सा जाल फेंका? मैंने इसमें कोई एक फैक्ट गलत बोला? और अगर बोला तो अनिला सिंह जवाब दे देती हैं अब तक।
मैं तो कह रहा हूँ उपहार में मिली भैया, ले लो। नहीं, आप उसको उपहार शब्द कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन के घटक दल के रूप में एक अपरिहार्य था, और कहीं ना कहीं पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ जाने से एनडीए गठबंधन की ताकत जो है वो 4 गुना हो गई है। तो ऐसी कितना? स्थिति में एक सेकंड रुको, कितने गुना? जी 4 गुना एनडीए गठबंधन। उपहार में सीट लिए हो और इनकी ताकत 4 गुना बढ़ा दिए हो। ये कौन सा साइंस है भैया? कौन सी फिजिक्स पढ़े हो? हमें भी तो पढ़ाओ। गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो हमारा वोटों का बिखराव हो रहा था, अब वो सम्मिलित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर हम लोग मजबूती के साथ अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब मैं डिबेट ओपन कर रहा था, शायद आप मेरे साथ कनेक्ट नहीं थे। हटने के बाद विपक्षी खेमे में एक भगदड़ मची हुई है। अच्छा, जब मैं डिबेट ओपन किया था तभी मैंने इस बात को प्रारंभिक उद्बोधन में भी कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से बीजेपी की ताकत इस इलाके में बढ़ी है। पर आपका ये स्टेटमेंट किसी को हजम नहीं होगा कि आपने बीजेपी की ताकत 4 गुना बढ़ा दी। अगर ये कहलवा दीजिए, अनिला सिंह सुन रही हैं, अगर वो कहलवा दें तो मैं अपना सवाल वापस ले लूंगा, मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है। नहीं सर, वोटों का बिखराव अगर रुकता है तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति की ताकत बढ़ती है। 4 गुना का दावा कहां से कर लिया भैया? सीट एक सर, वोटों का बिखराव रुका है। जब वोटों का बिखराव रुका है, इसीलिए तो आज की डेट में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन है उनमें भगदड़ मची हुई है और उनके पास प्रत्याशी नहीं बचे हैं। कहां बिखराव था? आप जबरदस्ती बिखराव कर रहे हो। बागपत हराए थे, मुजफ्फरनगर भी हराए थे। देखिए भैया, पढ़ लिख के आते हैं, डिबेट पूरे होमवर्क है। नहीं कहीं से शुरू कर लो। मीरापुर सीट भी बता देंगे आपको। मैं तो आपकी बात को मानता हूं कि आपका जो शब्द जाल है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा शब्द जाल है, लेकिन सर सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने जो बात अपनी शुरुआत में कही थी कि राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए गठबंधन के घटक दल के रूप में जुड़ जाने से जो वोटों का बिखराव हो रहा था वो कहीं ना कहीं एक संयुक्त शक्ति के रूप में परिणत हो गया है। और इसीलिए आज की डेट में आप देखिए समाजवादी पार्टी की क्या हालत हो रही है, आज की डेट में देखिए कांग्रेस की क्या हालत हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो लोग आपसी में अंतर विरोध से जूझ रहे थे और कहीं ना कहीं इसीलिए आज की डेट में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खुद ही अंतर विरोध और अंतर कलह की प्रवृत्ति खुलकर सामने आ। और आपके यहाँ कोई अंतर कलह नहीं है? कोई अंतर कलह नहीं है, हमारे यहाँ सब साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप चलो, अनिला सिंह मौजूद हैं तो एक आपसे पूछ ही लेते हैं। कल भी पूछा था, ठीक से जवाब आया नहीं था, आज जवाब दे दो। बिजनौर में नामांकन हो गया कल? जी बिल्कुल। बीजेपी की तरफ से कौन आया था वहां? सर हमारे यहाँ आज सर एक सेकंड, ना भागो मत सर, ये बाउंड्री सब कूद के भागो मत। सर रुक जाओ, सर रुक जाओ, बाउंड्री कूद के मत भागो, आराम से बात करेंगे। बीजेपी से कौन आया था नामांकन कराने? सर ये बताइए। सर जवाब दे दो सर, भागो मत सर। सर मैं पूरी बात आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ से अच्छा नहीं बताओ तो मुझसे सुन लो। जयंत सिंह जी और माननीय मोदी जी की संयुक्त रैली प्रस्तावित है सर? नहीं प्रस्तावित है। आपका सम्मानित चैनल उसको लाइव टेलीकास्ट करेगा। कैसे पता लाइव टेलीकास्ट करेंगे? आपको कहां से पता कि मैं करूंगा टेलीकास्ट? सर आप लोग इतना बृहद स्तर के हैं, आप लोग पल पल पे नजर रख रहे हैं, तो आपको तो ज्यादा बेहतरीन मैं संजय बेचन जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि पहले चरण की सीटों पर नामांकन समाप्त हो गया और जिस तरह का समाजवादी पार्टी के भीतर टिकटों को लेकर डिस्प्यूट सामने आया, उसने विपक्ष का एक दूसरा चेहरा ही दिखाया। अब हम दूसरे चरण की तरफ बढ़े हैं, आज से नॉमिनेशन शुरू है और ये इलाका बीजेपी का तब भी गढ़ रहा है जब ये सब इकट्ठे होकर बसपा, सपा और आरएलडी भी थे, तब भी इस इलाके में अमरोहा छोड़ कुछ छीन नहीं पाए थे। संजय जी आप मुझे आपका जो अंतिम वक्तव्य था वो मैंने ही जी थोड़ा सा ऑडियो लॉस हुआ था बीच में जी। मैं आपकी पूरी बात नहीं सुन पाया, लेकिन जो मैं समझ सकता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि आरएलडी के आने से बीजेपी पहले भी मजबूत थी। आप समझिए, पश्चिम में बीजेपी ने खुद को एक ताकत के रूप में एस्टैब्लिश किया है और जो थोड़ी बहुत कमी बेसी थी वो उन्होंने आरएलडी को अपने साथ ला करके उस कमी को भी पूरी तरह से भर दिया है। मतलब जो गैप था उसको उन्होंने पूरी तरह से अच्छे से एकदम एयर टाइट कर दिया है।
तो निश्चित रूप से उनको एज है इस इलाके में। और जहां तक टिकटों के कटने की बात है या उम्मीदवार बदलने की बात है, मैं इसको दो नजरिए से देखता हूं। एक कि ये पार्टियों का एक टिकट कटना तो इसलिए है कि जीत सुनिश्चित करना चाहती है हर पार्टी, और वो इंश्योर करना चाहती है कि जो कैंडिडेट आए उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी ना हो और जीत हो। लेकिन टिकट देकर वापस लेने का जो ट्रेंड इस बार मैंने देखा वो थोड़ा मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है, और दो बातों की तरफ इंगित करता है। एक कि पार्टियों में आंतरिक खेमेबंदी बहुत बढ़ी है, इसका मतलब है कि टॉप लीडरशिप का कंट्रोल कम हुआ है जी, कम हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इनके पास जो है फीडबैक, जो बड़े नेता हैं उनके पास सही फीडबैक नहीं पहुंच रहा है, और वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है कि भाई जीतना ही है, एन केन प्रकारेण चाहे जैसे भी हो हमें जीत हासिल करनी है। तो इसको आप जनता का डर भी कहिए, आंतरिक गुटबंदी भी कहिए, और तीसरा जो सबसे बड़ा संकेत है कि नेता जमीन से कटे हुए हैं। एक सीट पर गौतम बुद्ध नगर में एक को आपने टिकट दिया, फिर उसको बदला, फिर नया टिकट किया और फिर बदल दिया। आप इसको जो भी शाब्दिक मुलम्मा पहना दीजिए कि हमारे फीडबैक आते हैं, हमारी हवा चल रही है, लेकिन ये कौन सी हवा है भाई? ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? किन मूल्यों का पालन आप कर रहे हैं? टिकट कटना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन टिकट देकर वापस लेना ये एक बहुत नई प्रवृत्ति सामने आ रही है। और मैं इससे आश्चर्यचकित हूं कि क्या हो रहा है आखिर। क्या टॉप के जो लीडर हैं वो बिल्कुल कट गए हैं, उनके कान जमीन पर नहीं है, उनके पास सही फीडबैक नहीं पहुंच रहे हैं? बीजेपी का तो जो चल रहा है वो दिख रहा है। गलती को मैंने अभी अंशु से भी वही बात पूछी, अंशु अवस्थी से। सर विपक्ष का प्रचार इन दो फेज में कहीं तो दिख नहीं रहा है, न कोई ज्वाइंट कार्यक्रम दिख रहे हैं, न इंडिविजुअल कार्यक्रम दिख रहे हैं, न जनता के बीच ये लोग जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास कागजी बयानवीर हैं जो एक रटा रटाया, आप सबको सुनिएगा आपको यही पता चले दिखेगा। बेरोजगारी है, ये है, लेकिन आप उस मुद्दे को सड़क पर कहां ला पाए हैं? आप एक जन आंदोलन क्यों नहीं खड़ा करते? अगर बेरोजगारी है तो जन आंदोलन खड़ा करो, एक आंदोलन खड़ा करो और बीजेपी को बाहर करो। तो आप सिर्फ चाहते हैं कि मीडिया में आप बाइट दें, मीडिया में बोलें, और चाहते हैं कि परिवर्तन उसी से हो जाए। उससे परिवर्तन नहीं होगा। अगर बीजेपी फॉल्ट में है तो बीजेपी हारेगी। आप में दम होना चाहिए ना उसको हराने का। अगर आपके मुद्दों में दम है तो आप उसको हरा सकते हैं। जनता सुनेगी मुद्दे में दम होगा तो। जी राइट सर, मेरे साथ ब्रजेश शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत ही जाने माने। थैंक यू सर। संजय जी शुक्रिया। मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। ब्रजेश शुक्ला जी जाने माने पत्रकार मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रजेश जी, सहारनपुर से लेकर अमरोहा तक 16 सीटें, पीलीभीत से लेकर बुलंदशहर तक, ये जो 8-8 दोनों चरणों की सीटें हैं, क्या फीडबैक है सर इधर इस इलाके का? ब्रजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रजेश शुक्ला जी, ओके, मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या वीरेंद्र जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं? ओके वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इन 16 सीटों का चुनाव, क्या फीडबैक है आपके पास इन इलाकों से? देखिए, चुनाव तो जीत हार जनता तय करेगी, लेकिन जीत हार के पहले जो सिर्फ फटौवल है और जिस तरह से प्रत्याशियों को लेकर बदलाव, घमासान, ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य बनता जा रहा है। बेचन जी कह रहे थे, उनकी बात में ये सच्चाई है कि आखिर ये कौन सी परंपरा ऐसी डाली जा रही है कि एक ही सीट पर AB फॉर्म 2-2, 3-3 बार लोगों को दिए जाते हैं। इतना भ्रम की स्थिति क्यों बनती है? और ऐसे में विपक्ष कितना मजबूती से चुनाव लड़ पाएगा? क्या वो इस दिन के इंतजार में बैठा है कि जनता उनको अपने आप जिता देगी? कोशिश तो करनी पड़ेगी। आज ST हसन का जब से टिकट कटा है तब से वो बगावती रुख में है। मीडिया चैनलों से लेके हर जगह अपने दर्द का इजहार कर रहे हैं। ओवैसी को मौका मिल गया कि मुसलमान का टिकट काट दिया और हिंदू को दे दिया। ये भी सपा पर तोहमत लग रही है।
तो उनको हल्ला मचाने का एक मौका मिला। ब्रजेश जी, जो सीटें जीती हुई हैं, जीतने की संभावना होती हैं, वहां पर स्वाभाविक है कि टिकट का प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन राजनीतिक दलों को ये चीज देखनी चाहिए, खासतौर से समाजवादी पार्टी को, कि अभी तो दुइये फेज का हुआ है, अभी तो पूरा उत्तर प्रदेश पड़ा है। आगे ऐसी कोई स्थिति न बने कि बार बार टिकट बदलना पड़े। इस पर उनको विशेष तौर पर चयन करना होगा अभी से। अब बताइए, रामपुर में जो मोहिबुल्ला नदवी जिनको टिकट मिला है, वो सपा के कभी नेता थे कि नहीं थे, तो लोग जानते भी नहीं। आखिरी वक्त में टिकट देने का खामियाजा ये भी होता है कि आपको एक चार्टर प्लेन भी उसके साथ तैयार रखना पड़ता है। ये भी एक नई व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। टांग खिंचाई और गुटबाजी ने जीती हुई प्रभावशाली सीटों पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है समाजवादी पार्टी को। एक आदमी जेल में बैठा है, आजम खां का कोई बयान जेल से आया नहीं है, संदेश आ रहे हैं तरह तरह के। एक जिले में पार्टी के 3-3 नेता नामांकन कर दे रहे हैं। ये बताता है कि भ्रम की स्थिति है और इस भ्रम से पार्टी को ही नुकसान होता है। ब्रजेश जी, अभी नोएडा और मेरठ में भी यही स्थिति बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और वहाँ के लिए भी हमें लगता है कि एक चार्टर प्लेन का अभी से बुक करा लें तो ठीक रहेगा। संडा जी बैठे हैं, वैसे इनको मालूम होगा। आज बीजेपी ने अब तक 9 लोगों के टिकट काट दिया। पार्टी का काम करेंगे। बीजेपी में बहुत बड़े बड़े नामों के टिकट कट गए, लेकिन ऐसी कोई स्थिति अभी तक नहीं आई। वरुण गांधी का एक पत्र आज जरूर आया पीलीभीत की जनता के नाम। उस पत्र से एक बात साफ संदेश देता है कि वरुण गांधी को अब कहीं आगे अभी कोई टिकट मिलने की गुंजाइश नहीं है, और उन्होंने अपने बेबाक बयानों की लखीमपुर खीरी में जीप चढ़ाए जाने की घटना का की एक बड़ी कीमत चुकाई है। ये बहुत साफ है, उनके पत्र से दिखता है। लेकिन बीजेपी सत्ता में है, अनुशासन है, उनके यहाँ टिकट कटने पर भी किसी की हिम्मत नहीं है कि वो विरोध कर सके। जी। अभी चुनाव चढ़ा नहीं है, अभी चुनाव शुरुआत है। अभी से ही इतना जो टिकट को लेके हंगामा है, बवाल है, तो चुनाव लड़ोगे क्या? ब्रजेश जी, एक बहुत रोचक बात है कि जैसे सेना में अग्निवीर भर्ती होते रहे, उसी प्रकार भारत में राजनीतिक दल भी भर्ती करके टिकट काट दे रहे हैं कि पहले 1 साल 2 पंचवर्षीय हो गया, अब चलो रिटायर हुओ, दूसरा आए। अब जब अग्निवीर योजना आई तो सबसे ज्यादा बढ़ बढ़ के यही लोग उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। अब अपने ऊपर गुजर रही है तो अब आंसू बहा रहे हैं और बोल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे कई सांसद हैं, कोई 72 में निपटा, कोई 75 में, और कूद कूद के तब इस जो है कह रहे थे कि बहुत अच्छी योजना है। देखिए, सभी दल के नेता को सत्ता चाहिए, उनको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, और बीजेपी में तो जितना वोट बैंक है और जिसको टिकट दे रहे हैं वो जीतने की स्थिति में है, तो वो बहुत ज्यादा अपने ऐसी चीज की परवाह नहीं करते हैं। जी। लेकिन भारत का जो मतदाता है उसने विकास के बजाय हमेशा जातियों को प्रधानता दी, प्रमुखता दी, और यही वजह से राजनीतिक दलों की मजबूरी भी रही कि विकास करने के बाद भी उन्हें जात देखकर टिकट देना पड़ता है। आज इस देश में 97 करोड़ के लगभग मतदाता मतदान करेंगे। जब देश आजाद हुआ था तो 17 करोड़ थी जनसंख्या। अब सोचिए, 17 करोड़ से 97 करोड़ मतदाता हो गए हम लोग। मुद्दा क्या है? खड़ंजा, सीवर, बेरोजगारी और भूख, गरीबी, मुफ्त का योजना, जो 17 करोड़ के मतदाताओं की समस्या थी वही 97 करोड़ की भी आज है। ये भी एक बड़े रोचक किस्सा है। तो कोई बदलाव ज़्यादा आया नहीं। जिनके टिकट कट गए
उनको ये मानना चाहिए कि ये सब किस्मत का खेल है जी। और किस्मत राजा को रंक बना देती है और रंक को राजपाट भी सौंप देती है। यही सीधी सी बात है। किस्मत एक बार सो जाती है तो उठती नहीं, जागती नहीं, और जागती भी है तो करवट ले लेती है। जी वीरेंद्र जी। तो वैसे हाल है नेताओं की किस्मत का। बहरहाल सुनिएगा, इस देश में जो भी राजनीतिक दल जीते, जनता को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव तक रहता है मामला। उसके बाद तो बस यही बात आती है कि दौरे इलेक्शन में कहाँ कोई इंसान नज़र आता है, कोई हिंदू, कोई दलित तो कोई मुसलमान नज़र आता है, और बीत जाता है जब इलाकों में इलेक्शन का दौर तो हर शख्स रोटी के लिए परेशान नज़र आता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, ब्रजेश शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट भी हैं पॉलिटिकल मामलों के। ब्रजेश जी, मैं डिबेट के पहले भी आपको, इस राउंड के पहले भी कनेक्ट करना चाह रहा था, अब आप कनेक्ट हो गए हैं। सर, आप मुझे बताइए कि सहारनपुर से लेकर अमरोहा और पीलीभीत से लेकर बुलंदशहर, इन 16 सीटों पर क्या माहौल है? ब्रजेश जी, मुझे पहले जो मैं पहले आकलन कर रहा था, और ये आकलन था कि साहब इंडिया गठबंधन की सीधे लड़ाई होने जा रही है बीजेपी गठबंधन से। लेकिन जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से, जो चीज़ें आ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि कई सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी की मजबूत थी, कांग्रेस की मजबूत थी, वहाँ स्थितियाँ अब त्रिकोणीय लड़ाई में बदल रही है। अब आप देखिए, जो मुरादाबाद है, ये उनकी जीती हुई सीट है, ये समाजवादी पार्टी का एक मजबूत सीट है जी। इसी तरह रामपुर में जो हुआ है, तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, वास्तव में जो टिकट वितरण किया गया, या तो संवाद की कमी रही है या जो भी कमी रही हो। अब अमरोहा का आप देख लीजिए, अमरोहा में जो टिकट दिया है कांग्रेस ने, और उसको लेकर ही दिल्ली में प्रदर्शन वगैरह हुए। अरे पुतले फूक रहे हैं सर अमरोहा में तो अभी। हाँ, और मैं अभी बरेली गया था, मैं पीलीभीत गया था दौरा करने के लिए। एक चीज आप यदि गौर करेंगे कि मुस्लिम जो मुझे दिखा वो इंडिया गठबंधन के साथ था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। अब स्थितियां क्या हैं मैं नहीं जा पाया हूं, जो 2 दिन का घटनाक्रम है, और पीलीभीत का यही हाल था। लेकिन पीलीभीत में जो जिस ढंग से मायावती ने अपना दांव चला है जी, फूल बाबू को खड़ा किया है। फूल बाबू देखिए, मुस्लिम सोच से इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन फूल बाबू इतने कमजोर नहीं हैं। वो 2 दशक से इन इलाकों में आप बीएसपी की भूमिका क्या पाते हैं? वो थर्ड प्लेयर की भूमिका का निर्वहन कर रही है। अब जैसे मिसाल के तौर पर, मतलब टिकट ठीक बांटे हैं बीएसपी ने, बिजनौर जाट को उतारा, मेरठ से त्यागी ले आए, नोएडा से ठाकुर उतार दिया, 2-3 सीटों पर मुसलमान प्रत्याशी ले आए। तो बड़े रणनीतिक काम कर रही मायावती। समीकरण, हाँ नहीं, ये जो राजनीतिक समीकरण उन्होंने फिट किए हैं। अब मैं आपको सबसे वही बता रहा था, पीलीभीत। अब पीलीभीत की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। अब वहां पर जो फूल बाबू लड़ रहे हैं, उनका अपना मुसलमानों में आधार है, मुसलमान न चाहते हुए भी उनको वोट देगा। और फिर जो ये घटनाएं हुई हैं, उसके बाद और स्थितियां वो हुई हैं, यही हाल हर जगह का है। मायावती ने हर जगह पेच फंसाया है, हर सीट पे पेच फंसाया है। उसमें सर्वाधिक परेशान इंडिया है, गठबंधन है, लेकिन जी परेशान बीजेपी भी है। हाँ, नहीं, कई सीटों पर मायावती ने बीजेपी को घेर दिया। मैं जिनका सीटों का भी जिक्र कर रहा था, हाँ, वहां तो सीधे सीधे बीजेपी को ठीक कर रही है। लेकिन ये जो जिस ढंग से मैं अंतिम निष्कर्ष यही है कि कुछ जमीन समाजवादी पार्टी अपने कारण खो रही है जी, और इसलिए खो रही है क्योंकि टिकट वितरण की जो रणनीति होनी चाहिए, या तो आप मानते नहीं उनकी बात। जब वो जेल में मिलने गए थे, उन्होंने कहा आप रुचि बीरक दे देते, एसटी हसन को न देते। सर यहाँ लोग कह रहे हैं केजरीवाल जेल से सरकार कैसे चला सकते हैं?
अगला आदमी जेल से पार्टी चला रहा है, उदाहरण देख लो सर, पार्टी कमाल है। मतलब बेवजह लोग केजरीवाल को कह रहे हैं कि जेल से कैसे चलाएंगे। अरे जेल से रुचवीरा को टिकट देना पड़ा, और देना ही नहीं पड़ा, न चाहते हुए, अध्यक्ष नहीं चाहते थे कि वो टिकट बदलना। सर मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, राजनीति करो तो इसी धमक और दम के साथ करो सर। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि जेल से कोई टिकट बंटवा सकता है। ब्रजेश जी, रुचवीरा का जो आत्मविश्वास था, अब कल देखिए उन्होंने कहा ये तो समय तय कर देगा कि मैं लड़ती हूँ। एग्जैक्टली सर, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, हमारे साथ बने रहिएगा। हम दूसरा चरण शुरू करते हैं इस परिचर्चा का। अनिला सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, मैं तो अंकुर सक्सेना से बात की काफ़ी देर तक, मैं देख रहा हूं जिनको आपने उपहार में सीट दी, गिफ्ट में दी, वो बता रहे हैं कि आपके साथ जुड़ने से आपकी ताकत में 4 गुना उन्होंने इजाफा करवा दिया है। ब्रजेश जी, आपके शब्दों का माया जाल, देखिए ऐसा है गिफ्ट नहीं, ये तो समझौते में अच्छा समझौता होता है ना, उसमें सीट शेयरिंग होती है। उसमें आरएलडी को सीट मिली, 2 सीटें मिली हुई है, मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग साथ है, दोनों सीटें जीतेगी। आरएलडी की जो बिजनौर और बागपत है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और मैं तो ये कहती हूँ ना कि जब कुछ भी जीत अगर हासिल करनी है, उसमें ये हमें नहीं देखना कि एनडीए के परिवार में छोटा दल है, बड़ा दल है, कितनी सीटें जीत पाएंगे, कितनी नहीं जीत पाएंगे, वो तो ताकत है ही ना, दुगनी तिगनी चौगनी 5 गुनी 6 गुनी। पर कोई ये कहे कि हमारे आने से आप 4 गुना ताकत बढ़ गई, मैंने आपकी तरफ से इंटरवीन किया, ऑब्जेक्शन भी किया, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 4 गुनी ताकत जुड़ गई तो बिल्कुल जुड़ गई, उसमें क्या। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2019 में हमने 8 सीटें खोई थी, वो सारी की सारी हमको जीत कर वापस लानी है, और उसमें पूरी ताकत लगनी है, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। अरे इस लाने के चक्कर में एक तो आपने अपनी सीट दे दी बागपत, और जब वो हमारे परिवार के साथ है तो हम कहेंगे ना कि हमारी ही सीट है। बीजेपी मिलकर चुनाव लड़वा रही है, ऐसा तो है नहीं कि उनको चुनाव नहीं लड़वा रहे। पर एक चीज है, अमरोहा में जो दानिश अली को इन्होंने टिकट दिया है, इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने, ये वही व्यक्ति है, आपने देखा भी होगा कि बहुत वायरल भी हुआ था, इन्होंने वंदे मातरम, भारत माता की जय ये कहने से मना कर दिया था। एक इनकी जो व्यक्ति एक आपकी पार्टी के भी एमपी का वीडियो लोकसभा का वायरल हुआ था दानिश पे, वो याद है आपको? नहीं, बिल्कुल, उन्होंने माफी भी मांगी थी और इस बार उनको टिकट भी नहीं मिला है, पर इन्होंने नवाजा है। दानिश अली के सम्मान में आपने अपने सांसद का टिकट काट दिया और उस पर आपको गर्व की अनुभूति है? नहीं बोल सकते, तो आपको गर्व है कि दानिश को गाली देने वाले का टिकट आपने काट दिया? देखिए, मैं कौन बोलने वाली, पर टिकट तो नहीं मिला ना उनको, और कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो हमारी राष्ट्रभूमि को मां नहीं मानते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है ये लेकर आ रहे हैं। पहले बीएसपी ने टिकट दिया, अब कांग्रेस उनको नवाज रही है, राहुल जी के खासम खास उनको गाली देने वाले का आपने टिकट काट के दानिश का सम्मान बढ़ा दिया। मैंने नहीं, बीजेपी ने सम्मान बढ़ा दिया दानिश का। क्यों टिकट काटा फिर बिधूड़ी का आपने? जी, बिधूड़ी का टिकट काट के तो आपने यही कहा। नहीं, रमेश बिधूड़ी जी का जो टिकट कटा है, आप ये बता दीजिए, वो तो लोकसभा नहीं जा रहे हैं, पर दानिश अली जो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, जो वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं, अरे टिकट पा गए हैं, किसी दिन बोल देंगे। राष्ट्र से ऊपर कुछ है क्या? ऑलराइट, मैं अनूप संडा जी को आमंत्रित, थैंक यू मैडम, मैं अनूप संडा जी को आमंत्रित करता हूँ। अनूप जी, देखिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की भी यही ओपिनियन है कि आप लगातार गंभीर चूक कर रहे हैं। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। मैं भी इतनी देर से सुन रहा था कि सारे मित्रों ने, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हों, चाहे भाजपा के मित्र हों, और सभी ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर 10 तरीके के सवाल उठाए। यहाँ तक कि आपने शुरुआत में जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो दिखाया, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लग रहे हैं कि आप प्रत्याशी बदल रहे हैं, आपके यहाँ टिकट को लेकर मारामारी मची हुई है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हमको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ सवाल इस बात का उठता है
कि राजनीतिक दलों में इस तरीके की खींचतान चलती रहती है। अभी भाजपा के लोग की बात हो रही थी, मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी जी, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवाओं को हम एक अलग जाति मानते हैं, युवा सांसद वरुण गांधी का टिकट क्यों काटने की नौबत आ गई। पीलीभीत की बात हो रही थी, पीलीभीत में हेमराज वर्मा जी को विद्रोह करने की लगभग स्थिति आ गई थी। ब्रजभूषण शरण जी को इन्होंने पूरा संरक्षण दिया, आज क्या स्थिति हो गई है। ये बड़ी मोहब्बत जग रही है ब्रजभूषण पे। नहीं मोहब्बत तक तो आप झंडा उठाए फिर रहे थे, ब्रजभूषण तांडव किए थे, आपने आज उनका टिकट कट रहा है तो आपको सर अफसोस हो रहा है। आपने गलत तरीके से लिया मेरी बात को। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके माननीय सांसद थे, आपने उनको हर तरीके से तमाम आरोपों के बावजूद संरक्षण दिया। आपने कहा कि बहुत मजबूत सांसद हैं और बड़ी देश की सेवा की है, उनको पूरा संरक्षण सर बीजेपी में किसी में दम नहीं है, आज आपके पास क्यों नहीं है आप टिकट डिक्लेयर कर पा रहे हैं? कटने का विरोध कर सके, किसी में दम नहीं है बीजेपी में। देखिए मैं तो आपसे स्पष्ट रूप से नहीं है, नहीं दम है। अगर दम नहीं है तो मेरी ये बात प्रमाणित हो जाती कि भारतीय जनता पार्टी एक अलोकतांत्रिक पार्टी है। वहां एक व्यक्ति का राज चलता है, वहां लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं है। तो सर आप एक ब्रिजेश जी एक सीट से सर दो प्रत्याशी उतारोगे, ये नई व्यवस्था लाए हो क्या आप? एक मिनट में एक बात कहना चाहता हूं। ये तो पहले होता था 52 में कि एक सीट पे 2 MP चुने जाते थे। अभी अनिला जी ने एक बात कही, वो कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए कहा, उन्होंने पूछा उनको टिकट दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं, तो सनातनी संस्कारों वाले लोग हैं, इनकी पार्टी के केंद्र एक मिनट बस 10 सेकंड। इनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू थे, जिन्होंने कहा था कि मैं गोमांस खाता हूं और खाता रहूंगा। उनका टिकट काट रहे हैं क्या? दिशा में ले जा रहे हो? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, अगर सनातनी संस्कारों की बात हो रही है तो इसका भी जवाब देना चाहिए। अंशु अवस्थी, आप मुझे बताओ कि कांग्रेस की कोई रणनीति है यूपी में गंभीरता से चुनाव लड़ने की? और अगर है तो मैं आपसे कहता हूं, आपको समय दे रहा हूं, आप बताएं मुझे। तो ब्रजेश जी, सबसे मजबूती से इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आपने प्रचार को लेकर बात कही कि विपक्ष का प्रचार कहीं नहीं दिख रहा। आप देखिए कि सबसे पहले अगर जो 5 गारंटी हैं, चाहे किसानों के लिए किसान न्याय हो, युवा न्याय हो, महिला न्याय हो, श्रमिक न्याय हो, जो हमारी 25 गारंटियां हैं कांग्रेस पार्टी लेकर आई। हमारे कार्यकर्ता उनको लेकर जा रहे हैं गांव-गांव में। हमारे पास एक गारंटी है। आज भारतीय जनता पार्टी वाली गारंटी नहीं, जो ना प्रिंट आउट नहीं थे, ये लेकर आए। टीवी पर तो प्रिंट आउट ही दिखाना पड़ेगा ब्रजेश। नहीं, फील्ड में कुछ हो रहा है? हाँ, फील्ड में भी हो रहा है। कहाँ हो? कौन नेता? मैं दूसरा सुन लीजिए जरा, 4-6 नेताओं के नाम बताओ। मैं अभी सब बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, और जो लोग टीवी देख रहे हैं जरा वो मुझे बताएं कि उनके इलाके में विपक्ष का कोई नेता घूम रहा है या नहीं। कमेंट बॉक्स में लिखो, लाइव अभी इनको बताते हैं। जी ब्रजेश जी, सर व्यवस्था पूरी रखा हूं, आप बोलो सर। मुझे थोड़ा मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, क्योंकि लोगों ने मान लिया है कि बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है। प्रधानमंत्री जी ने भी जो कहा था कि झूठ बोलो। आज उत्तर प्रदेश में आप किन लोगों का टिकट काट रहे हैं, दूसरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वरुण गांधी का टिकट आपने इसलिए काटा कि वो युवाओं की बात करते थे। पोस्ट मत बदलो सर। नहीं, सोच पोस्ट मत बदलो। नहीं, एक मिनट, जो पूछा उसका जवाब दो। आप चले गए उधर। मुझे 10 सेकंड अपना बताओ सर। मैं अपनी बात कर लूं। नहीं, बीजेपी भी अपना कहां बता रही? केशव मौर्य जी क्या अपना बता रहे थे? वो क्या अपने बारे में बता रहे थे? हाँ, तो आपका कुछ नहीं है मतलब। एक मिनट, दूसरे को बताना भी बहुत जरूरी ब्रजेश जी। आप किसका संघमित्रा का टिकट काटते हैं? क्यों? महिला नारी की बात कर रहे हैं, बड़ा सम्मान इसलिए कि उनके पिता दूसरी तरफ हो गए इसलिए। और ये विचारधारा की बात कर रहे थे। सच है कि जो लोकदल की विचारधारा चौधरी अजीत सिंह के समय थी, जिन्होंने उस किसान आंदोलन को बिल्कुल आखिरी में जब बिल्कुल समाप्त बीजेपी उसको क्रश कर रही थी, उन्होंने खड़ा किया था। ये अब उन हत्यारों के साथ खड़े हो गए, ये उनकी विचारधारा है। ठीक, अंकुर सक्सेना को आया जाए। थैंक यू। हम 10 सेकंड कंप्लीट करें। 10 सेकंड इनफ समय दिया सर। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी कोशिश करे, अब इनके पास अपना कुछ बताने को नहीं है। ये दूसरे की कमियों को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, काम चलने वाला नहीं है। यही बताने जनता के बीच जाओगे कि नहीं? जा रहे हैं लगातार। 4 नाम पूछे ना, हम बता रहे 4 नहीं 40 नाम आपके सामने स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ रही है और कार्यकर्ता जमीन पर आएगी, आ रही है, 1-2 दिन के अंदर आ रही है। अच्छा, लेकिन योगी जी 5वें नंबर पर, ये उम्मीद नहीं। प्रचार खत्म होने के पहले दे दीजिएगा सूची, बस ये है। अंकुर सक्सेना मेरे साथ मौजूद है। ये क्या तो लानत भेज रहे हैं आपके ऊपर। दूसरा, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपके जो नए पॉलिटिकल पार्टनर हैं बहुत दरिया दिल लोग हैं। आपको गिफ्ट देके भी कह रहे हैं समझौते में दिया है, आपको उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। सर प्लीज, अंकुर सक्सेना। और कोई जाल नहीं है सर, आराम से बोलो।
नहीं ब्रजेश जी, देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में हमारे बड़े साथी हैं और कहीं ना कहीं उनका हमारा जो एनडीए परिवार है उसमें बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में हम लोग सतत रूप से संघर्ष कर रहे हैं, साथ में कार्य कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो विजन है उसको लागू करने के लिए निरंतर हम लोग फील्ड में, और 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने की स्थिति। ये एनडीए का गठबंधन नहीं है, ये 750 किसानों के हत्यारों का गठबंधन है, उसमें आप भी शामिल हो गए। इतना सब्र होना चाहिए कि आपके बीच में कोई नहीं बोला ना, डिबेट आराम से करें। अंकुर जी बोलिए। मैं भी अपनी बात है, वंशु जी लगातार निरंतर अपनी बात को रख रहे हैं तो उनको भी एक जवाब जानकारी होनी चाहिए कि उनने अपनी बात में अभी एक बात बोली थी कि कांग्रेस ने अपने ये जो संकल्प लागू कर दिए, प्रिंट आउट की भी बात कर रहे थे। श्रीमान जी, आपको एक जानकारी होनी चाहिए, एक नेशनल पार्टी के आप स्पोक्स पर्सन है, कि जब कोई गठबंधन अपना घोषणा पत्र लागू करता है तो वो सीएमपी पे लागू किया जाता है, जिसको हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहते हैं। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जितने भी किसी गठबंधन के घटक दल होते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग साथ में बैठते हैं और अपनी बात को, अपनी विचारधारा को लागू संजय बेचन जी को स्क्रीन पर लिया जाए सर, जिसके आधार पर संजय बेचन जी को स्क्रीन पर लिया जाए सर। इस समय का पॉलिटिकल सिनेरियो इन 16 सीटों पर, पहले और दूसरे चरण पर, आपका क्विक ऑब्जर्वेशन सर, संजय बेचन जी। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि अभी बीजेपी को एज है। मुकाबला जरूर त्रिकोणीय हुआ है बीएसपी के कैंडिडेट सिलेक्शन से, लेकिन बीजेपी को एज है क्योंकि बीजेपी ग्राउंड पर है। बीजेपी का प्रचार चुनाव के पहले से शुरू हो गया है और अब तो धार पकड़ चुका है, जबकि दूसरी पार्टियों का चुनाव प्रचार अभी जमीन पर नहीं दिख रहा है। कार्यकर्ता जमीन पर है और नेता आसमान में है। अब कार्यकर्ता जमीन सूंघेगा या नेता की ओर टकटकी लगा के देखेगा, ये तय करेगा कि चुनाव किस तरफ जाएगा। बट मैं समझता हूं कि ये राउंड जो है वो मुझे बीजेपी की तरफ टिल्ट होता हुआ दिख रहा है। बेचारे जी। ऑलराइट, ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी तो उस इलाके में घूम के आए हैं। ब्रजेश जी, आपका क्विक ऑब्जर्वेशन इन 2 चरणों की सीटों को लेकर क्या है? बीजेपी और अपोजिशन की क्या स्थिति है चुनाव प्रचार से लेकर जमीन तक? देखिए ब्रजेश जी, चुनाव प्रचार में बीजेपी बहुत आगे है इन लोगों से। अब आप देखिए, उनके कार्यालय पहले ही तय हो गए थे, उनके सारे पन्ना प्रमुख पहले तय हो गए थे जी। कौन कहाँ नियुक्त होगा ये सारा तय हो गया था। वो मैदान में उतर चुके हैं, उनके प्रचार शुरू हो चुका है। तो प्रचार की दृष्टि से बहुत आगे है। परिणाम क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन प्रचार की दृष्टि से बहुत आगे हैं। और वो लगातार अब उनकी जब पूरी तरह से सब लोग उतरेंगे तो ये और तीखा होता चला जाएगा। अब इंडिया गठबंधन इसका कैसे मुकाबला करता है ये देखना होगा। फिलहाल मैं प्रचार दर से ये कह सकता हूं कि जो एनडीए है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो इनसे काफी आगे है क्योंकि वो पहले ही एक रणनीति बना चुके थे। बहुत शुक्रिया, मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस दिलचस्प डिबेट का आप सब हिस्सा बने और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।